नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इस बीच सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने दल में शामिल करना चाहती है, और क्या प्रशांत किशोर देश की सबसे पुरानी 135-140 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि न तो अब तक कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा गया है और न ही प्रशांत किशोर ने इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई बयान दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में जीत के बाद, ममता बनर्जी की पार्टी की जीत के बाद, जिसमें चुनाव स्ट्रैटेजिस्ट की भूमिका उनकी रही, उन्होंने ये कहा था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, अब ये काम वो आगे नहीं करेंगे। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने के मसले पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं से राय मांगी। रिपोर्ट के अनुसार 22 जुलाई को राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें इस मुद्दे पर गहन चर्चा विचार विमर्श हुआ था। बैठक में राहुल गांधी के अलावा ए.के. एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, कमलनाथ और अंबिका सोनी सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक टॉप लीडर्स शामिल हुए थे। राहुल गांधी अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। अगर दोनों पक्ष सहमत होते हैं तो प्रशांत किशोर को पार्टी में कोई बड़ा पद देकर कांग्रेस में शामिल किया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने 13 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद कई तरह की अटकलें बाजार में चलने लगी थी और ये बात भी सामने आई थी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। एक तरफ एलएसी पर भारत चीन आमने सामने है, दूसरी तरफ हमारे ही देश के लीडर चीन के जश्न में शामिल हो रहे हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर लेफ्ट और डीएमके के कुछ सांसदों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये लोग दिल्ली स्थित चीनी दूतावास पहुंचे थे, जहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए उनमें सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, लोकसभा सांसद डॉक्टर एस सेंथिल कुमार भी शामिल हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के केजी देवराजन भी इस जश्न में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि यह कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित हुआ था। इस दौरान भारत में चीन के राजदूत सुन वीडांग ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया भर के राजनीतिक दलों से ढेरों बधाइयां मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा, अगर कोई भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो नाकाम ही रहेगा। कमाल है। इसके बड़े मायने हैं कि अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो नाकाम ही रहेगा। चलिए अब चीन से देश की शिक्षा नीति की तरफ आते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिले गुरुवार को 1 साल पूरा हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों, टीचर्स और स्टूडेंट्स से सीधी बात की। इस दौरान उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला ये कि गांव में भी बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा मिलेगी। अब तक ये जो कॉन्सेप्ट या अवधारणा रही है, ये सिर्फ शहरों के कॉन्वेंट स्कूलों तक ही सीमित रही है। दूसरी बात ये कि इंजीनियरिंग के कोर्स का 11 भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए टूल डेवलप किया जा चुका है। इससे इन भाषाओं के छात्रों को पढ़ाई में बेहद आसानी होगी। ये एक सराहनीय पहल है। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरे होने पर सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। आइए नजर डाल लेते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पीच की खास बातें क्या रहीं।
विद्या प्रवेश प्रोग्राम लॉन्च हो गया है। नई योजनाएं नए भारत के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। पढ़ाई का ढंग बदला, स्टूडेंट ने इसे अपनाया भी। 21वीं सदी के युवा को पुराने बंधनों से मुक्ति चाहिए। आने वाले समय में परीक्षा के डर से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। युवाओं को एक कदम आगे आकर सोचना होगा। भारतीय साइन लैंग्वेज को सब्जेक्ट का दर्जा, ये भी अच्छी बात है। शिक्षकों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रेनिंग मिलेगी। विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू, गांव तक पहुंचेंगे प्ले स्कूल। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी को 27%, 27% और आर्थिक रूप से कमजोर कैंडिडेट्स को 10% 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल और डिप्लोमा में 5,550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में पिछड़े और कमजोर आय वर्ग के उत्थान के लिए, उनके एलिवेशन के लिए, उन्हें आरक्षण देने के लिए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12 जुलाई को नीट 2021 की तारीख का ऐलान करते हुए बताया था कि इस बार भी ये परीक्षा ओबीसी वर्ग को बिना आरक्षण दिए ही होगी। इस बयान के बाद ही कई छात्र संगठनों ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी थी और अपनी नाराजगी जताई थी। इसके साथ ही कई राजनीतिक दलों ने भी आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में माना जा रहा है कि ये निर्णय, देखा जा रहा है इसको, उसी के रोशनी में, उसी के प्रेशर में भी आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब आइए थोड़ी उपचुनाव की बात कर ली जाए। उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस में फाइनल फार्मूले पर मंथन हुआ। गुरुवार को हुई बैठक में कमलनाथ इस बात पर जोर देते हुए दिखे कि हर चुनाव का संदेश होता है और आने वाले उपचुनाव का भी मैसेज है। लेकिन इस बैठक में एक मैसेज भी था जिस पर बहस गरमाई हुई थी। क्या मैसेज था सर? देखिए ये रिपोर्ट बता देगी आपको क्या मैसेज था। कांग्रेस की बड़ी बैठक, उपचुनाव पर गहन मंथन। बैठक से अरुण और सचिन नदारद, शेरा की दिखी आमद। इन 3 चेहरों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि गुरुवार को हुई कांग्रेस की बैठक में हुआ क्या। भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, चुनाव क्षेत्र के पदाधिकारी समेत कई दिग्गज उपचुनाव को लेकर मंथन में जुटे रहे। इसमें जो तय हुआ उसके मुताबिक उपचुनाव में सर्वे के बाद ही होंगे टिकट फाइनल। बूथ और मंडलम सेक्टर को मजबूत करने पर विशेष होगा जोर। दमोह जीत का फार्मूला आगामी उपचुनाव की 4 सीटों पर भी लागू किया जाएगा। चुनाव की तैयारी में हवाबाजी नहीं चलेगी, ये कमलनाथ ने कहा। हर चुनाव का अलग संदेश होता है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, जिला पंचायत, जिला परिषद का चुनाव, इन सब के अपने मायने होते हैं। उपचुनाव का क्या मायने होगा? इस उपचुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं, पर इस उपचुनाव से एक संदेश जाता है। उपचुनाव जीतकर कांग्रेस संदेश देना चाहती है, लेकिन इस बैठक में इन 3 चेहरों को लेकर भी पार्टी में अलग संदेश गया है। निर्दलीय विधायक शेरा ने कमलनाथ के साथ मुलाकात की। खंडवा लोकसभा सीट से वो टिकट मांगने पहुंचे थे, जबकि समर्थन बीजेपी को दे रहे हैं।
लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण यादव, जो कि खंडवा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, वो बैठक में आए ही नहीं और न ही उनके भाई सचिन यादव ही मौजूद दिखे। हम उनके कॉलेज वगैरह हैं, कई कामों में व्यस्त रहते हैं। 1000 एकड़ ज़मीन है, खेती में व्यस्त रहते हैं। तो राजनीति की खेती करो या खेत में खेती करो बराबर। सर्वे के आधार पर उन्होंने कहा है कि वो दिया जाएगा और मुकुल वासनी ने ये कहा है कि ये जो चुनाव है इसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश पे तो पड़ेगा ही 2003, लेकिन पूरे देश पे पड़ेगा क्योंकि एक लोकसभा सीट भी है। कांग्रेस का मुझे पुराना अनुभव भी है। कांग्रेस में काम करने वाले नेता के पीछे बहुत से फर्जी नेता पड़ जाते हैं और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी उनके आसपास इतने हवावा नेता घूमते रहते थे, उन्हीं हवावा नेताओं की वो सुनते भी थे। इसका भी उन्हें नुकसान हुआ होगा, ये उन्हें पता लग रहा होगा। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें सर्वे से ही दावेदार तय किए जाएंगे। ये भी लगभग तय है कि दमोह फार्मूला ही कांग्रेस फॉलो करेगी, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि मुकाबला बीजेपी से होगा। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि कौन आखिरी दम तक जोर लगाता है और बाजी मारता है। बासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में चंद्रूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज बिल को लेकर विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई और हंगामा भी हुआ। विपक्ष की अपनी दलीलें थीं तो सत्ता पक्ष का अपना नजरिया था, अपना दृष्टिकोण था, अपनी दलील थी। लेकिन गहमा गहमी के बीच आखिर वही हुआ जो भारी बहुमत की सरकार के दौरान होता है, यानी बिल पारित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों से उबाल है। विपक्ष के हाथ एक के बाद एक कई ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जिसे लेकर वो सरकार को सड़क से सदन तक घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर है, जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी इस मुद्दे पर मुखर है, उसे सरकार का यह फैसला कतई रास नहीं आ रहा है। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक काला कानून पास हुआ है और वो काला कानून कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कि किसी कंपनी की मेडिकल कॉलेज और वो घाटे में चल रही है। 4 साल से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जिसको परमिशन नहीं दिया एडमिशन के लिए और उनके जो मालिक हैं उनके आवेदन के आधार पर एक विधेयक लाया गया है। मैं तो कहता हूं कि चंदूलाल चंद्राकर जी की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। रमन सिंह के आरोपों पर कांग्रेस लगातार जवाब दे रही है, लेकिन उससे पहले एक नजर में देखिए कि आखिर ये मामला है क्या। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग में स्थित है। मेडिकल कॉलेज कई वजहों से विवाद में है। लोन न चुकाने पर इसकी कुछ संपत्तियां सीज भी हो चुकी हैं। विवादों के चलते 2018 में मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई, जिसके बाद 2017 में दाखिला लिए छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया। फरवरी 2021 में चंदूलाल चंद्राकर की जयंती थी। उसी दिन सरकार ने इसके अधिग्रहण की घोषणा की थी। अब सरकार का वो बयान भी सुन लीजिए जिसके जरिए वो इस फैसले का बचाव कर रही है। उसमें उतनी राशि लगेगी जो हमारा राज्यांश होता नए मेडिकल कॉलेज उससे भी कम होने की संभावना है। इन कारणों से ये निर्णय हुआ कि इसको अधिग्रहित किया जाए ताकि जल्द से जल्द आम जनों के लिए टर्शरी केयर यानी सुपर स्पेशलिटी स्तर के जो उपचार हैं उनको वहाँ पर उपलब्ध किया जा सके। जिस कंपनी से ये अधिग्रहण किया जा रहा है तो अधिग्रहण से जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उसका तो मुआवजा उसको दे दिया जाएगा, लेकिन यदि उनकी और कोई देनदारी है तो उसकी जवाबदारी सरकार की नहीं है, वो देनदारी उनको खुद को देना पड़ेगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण का मुद्दा सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह गरमाया रहा। हालांकि विपक्ष भी ये जानता है कि बहुमत की सरकार है, लिहाजा विपक्ष ने चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल अधिग्रहण बिल को प्रवर कमेटी को देने की मांग की, लेकिन सदन में गर्मा गर्मी के बीच
आखिरकार अधिग्रहण बिल पर मोहर लग ही गई। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए अब छत्तीसगढ़ से लौटते हैं एक दूसरे विषय पर जो काफ़ी ज्वलंत है, चर्चा में भी है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, स्काई रॉकेटिंग प्राइजेस। ग्वालियर में पेट्रोल के दाम अब 111 रुपए तक पहुंच चुके हैं। कमोबेश यही हालात डीजल के भी हैं। ऐसे में आम आदमी का पेट्रोल कारों से मोहभंग हो रहा है, ऐसा लगता है। लोग अपनी पेट्रोल कारों को सीएनजी कारों में तब्दील कर रहे हैं। बीते 1.5 महीने में ही ग्वालियर में तकरीबन 250 पेट्रोल कारों को लोगों ने सीएनजी कार में तब्दील करा लिया है। और रिपोर्ट ये भी है कि देश की एक बड़ी कंपनी जिसने आरंभ से ही कारों का उत्पादन किया और उसमें पायनियर रही, उसकी एक सीएनजी कार के लिए तो 6-6 महीने की कतार है सर। फिलहाल ये देख लीजिए कि ग्वालियर क्या कह रहा है। कोविड-19 के चलते आम आदमी का धंधा मंदा है और बची खुची कसर भी महंगाई पूरा कर रही है। पेट्रोल के दाम आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। महंगा पेट्रोल खरीदना अब हर एक के बूते की बात नहीं है, लेकिन गाड़ी है तो चलाना भी है। पर कैसे? उधारी में तो पेट्रोल मिलता नहीं। पर शायद ग्वालियर के लोगों ने इसका तोड़ निकाल लिया है। महंगे पेट्रोल से तौबा करने वाले कार मालिक अब सीएनजी पर विश्वास जता रहे हैं। बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति है। मतलब ग्वालियर के अंदर क्या और इंडिया के अंदर ही पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ को। पेट्रोल कार में सीएनजी लगवा रहे हैं लोग, बस जिसके कार में जगह है वो सीएनजी लगवा रहे हैं। माइलेज ज़्यादा देती है, उसमें 15 का होगा तो उसमें 25 का एवरेज आता है। सीएनजी सस्ती पड़ती है और सही भी है। अभी जैसे मेरी गाड़ी है ये, तो पेट्रोल ये 15 से कम का एवरेज देती है, तो चला पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने इसको पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट कराया है, जिससे थोड़ा सा जो आम नागरिक का जो खर्चा है, उसकी जेब है, वो जेब टाइट नहीं हो, थोड़ा सा स्मूथ रहे इसको, इसलिए सीएनजी में मैंने कन्वर्ट कराया है। देश में सीएनजी अब भी पेट्रोल के मुकाबले सस्ती है। ये आम आदमी के बजट में है। इससे प्रदूषण भी कम फैलता है और सभी पेट्रोल कारों में आसानी से इसकी किट फिट भी हो जाती है। पेट्रोल कारों में सीएनजी फिट करने वाले गैराज मालिक भी मानते हैं कि लोगों का पेट्रोल कारों के प्रति नजरिया बदला है। लोग सीएनजी कार पसंद कर रहे हैं। जिनके पास पेट्रोल कार है वो अलग से पैसा खर्च कर अपनी कार में सीएनजी किट फिट करवा रहे हैं। बहुत रुचि के साथ मज़ा आ रहा है लोगों को सीएनजी लगवाने के बाद। जो गाड़ी पेट्रोल पे 1 लीटर पे 14 का एवरेज है जिस गाड़ी का, उस गाड़ी का माइलेज 25 का हो जाता है, तो वो तो 50% सेविंग की बात हो गई सर। बाकी चलाने में भी लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है। बिल्कुल नहीं चाहते सर, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी यहाँ कार गाड़ी के घर के अंदर है, वहाँ तो उसको सीएनजी पे कन्वर्ट कराना है उसको। पेट्रोल के आसमान छूते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद आम आदमी पेट्रोल गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी ही ना दिखाए। अभी तो लोगों को सीएनजी का सहारा है, लेकिन अगर इसे भी महंगाई का रोग लग गया तो फिर वो नारा जरूर लगाइएगा कि पैदल चलो, सेहतमंद रहो। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। सर हमारी रिपोर्ट कह रही है पैदल चलो, क्या बुराई है सर? साइकिल है, पैदल है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम 121 हो जाएं, 151 हो जाए। नहीं सर, नीचे आने ही चाहिए और आएंगे नीचे, ऐसा नहीं है। इसके पीछे तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि इनमें अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भी होता है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए। तो उम्मीद ये भी करते हैं कि ये महाशय 100 से फिर पीछे की गिनती शुरू करेंगे। चलिए अब एक महत्वपूर्ण, दिलचस्प और रोचक खबर की तरफ। एक समय देश में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी बाघों की संख्या आज तेजी से बढ़ रही है। बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ल्ड टाइगर डे पर बधाई दी है। सीएम ने प्रदेश के वन अमले को भी बधाई दी है, जो बिल्कुल बधाई का पात्र है। उन्होंने कहा है कि एमपी टाइगर स्टेट है। सतपुड़ा के जंगल में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व कायम रखना खुशी की बात है।
आपको बता दें कि दुनिया भर में केवल 13 देशों में 13 कंट्रीज में बाघ पाए जाते हैं, टाइगर्स, यानी पीली पट्टी वाले ये शानदार वन्य प्राणी जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से भी 70% बाघ भारत में है। बात करें मध्य प्रदेश की तो 526 बाघों के साथ प्रदेश में मध्य प्रदेश, आपका हमारा हृदय प्रदेश, पहले नंबर पर है, टाइगर स्टेट है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश को आरंभ से टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। कभी कर्नाटक हमसे बीच में आगे हुआ, लेकिन अब हम फिर आगे हैं और टाइगर स्टेट हैं। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के इंदौर का कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय बाघों के मामले में खास स्थान रखता है। ये चिड़ियाघर देश का दूसरा ऐसा जू बन चुका है जहां येलो, ब्लैक और व्हाइट टाइगर हैं। दरअसल ओडिशा के नंदनकानन जू से ब्लैक टाइगर को यहां लाया गया है, जिसे वर्ल्ड टाइगर डे के मौके पर पिंजरे से बाहर निकालकर बाड़े में छोड़ा गया। वहीं इसके आने से इस जू में तीनों रंग के टाइगर्स का कुनबा पूरा हो चुका है। इसके अलावा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस जू में जल्द ही जेब्रा भी देखने को मिलेगा। चिड़ियाघर के अधिकारियों के मुताबिक जू में वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। और भैया ये ब्लैक टाइगर तो कमाल है, आपकी खूबसूरती को नजर न लगे टाइगर साहब। चलिए, तो ये ब्लैक टाइगर भी आपने देख लिया। व्हाइट टाइगर तो पूरी दुनिया को मध्य प्रदेश ने ही दिया है, मोहन जो विंध्य रीजन से आया, और व्हाइट टाइगर से एक बहुत बड़ी देन भी रहा पूरी दुनिया की बात करें। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर इसी वक्त इसी फोरम पर आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।